नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी। देखो, हमने जीआईसी वाले और जीडीसी वाले जो जीएस के सेक्शन के जो पेपर थे मोस्टली हमने ख़त्म कर लिए हैं। मे बी एक बचा होगा जो बचा होगा। ठीक है, अभी जो एलटी ग्रेड वाले थे, एलटी ग्रेड वाला भी जो भी पीसीएस कराता है, ठीक है, ये हम सारे के सारे जो एलटी ग्रेड वाले 2018 के हों या फिर 2025 के हों, अभी तो मैंने 2025 वाले शुरुआत करे हैं, केवल जीएस सेक्शन वाले। ठीक है, देखो बात क्या है कि स्टैटिक जीएस ना हमेशा एक ही रहती है, बदलती नहीं है। तो इतना गेन मिलता है ना, जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम कराते हैं, पीसीएस जितने भर भी परीक्षाओं के एग्ज़ाम कराता है, चाहे वो एलटी ग्रेड वाला हो, चाहे वो जीआईसी वाला हो, चाहे वो जीडीसी वाला हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो आश्रम पद्धति वाला हो, और बहुत सारे पेपर होते हैं, प्रिंसिपल वाला हो, कोई भी हो, सारे के सारे जीआईसी पीसीएस के जीएस वाले पेपर आपको करने चाहिए, और इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ही मिलते हैं यार। ठीक है, चलो बिना देरी के अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी? फ्रांसीसी डी अल्मेडा, पेरी राइस, अल्फोंडो जी अल्बुकर्क या फिर जोफ्री फारकन। देखो मेन कौन था जो पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी ईमानदारी से, कौन था? 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, इसने क्या करा, गोवा को छीन लिया। ठीक है, गोवा को छीन लिया किससे? आदिल शाह से। ठीक है, 1510 में। तो ये क्या है, पुर्तगाली किसने नींव रखी? ठीक है, पहला फैक्ट तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा, अब देख लो, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में यूरोपियनों का आगमन, उसका क्रम पूछता है। ठीक है, कि भाई यूरोपियन सबसे पहले कौन आया, फिर सबसे बाद में, ये वाला एक क्वेश्चन आता है भाई। सबसे पहले कौन आया याद रखेंगे। भारत में, मैं यहाँ हेडिंग कर देता हूँ, भारत में यूरोपियनों का आगमन। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। कौन सबसे पहले कौन आया? क्रमशः बता रहा हूँ मैं, क्रमशः सबसे पहले आया आपके पुर्तगाली। ठीक है, फिर उसके बाद आए आपके डच, फिर उसके बाद आए आपके, ठीक है, फिर आए अंग्रेज, देन आपके डेनिश। याद रखना, डेनिश और डच में दोनों में याद रखना फर्क। और लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी। पहला तो फैक्ट आपको ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसी में दूसरा फैक्ट क्या है कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में भी कौन गए? पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं ना आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि भाई ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है भाई, ये क्लियर है आपका। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? हु डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन आर्टिकल 76 के 76 के अंडर भारत का राष्ट्रपति कौन से अधिकारी की नियुक्ति करता है? वो ये कह रहा है, गवर्नर की? नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की? नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की? नहीं। किसकी करता है? भारत के महान्यायवादी। किसकी करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। याद रखना है इसको। ठीक है, कौन से पार्ट में पड़ता है? पार्ट 5 में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात बताओ, जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्ट बेस्ड पे। क्या वो अब भारत सरकार का आदमी हो गया, सरकारी भाई, क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है खुद की? हाँ, कर सकता है। प्राइवेट, ये वकीली तो होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है, अलाउ है इसको, कोर्ट में जाके भाई अपनी निजी अभ्यास कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, ये कौन से आर्टिकल के तहत राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सुनवाई कर सकता है, वहां भाग ले सकता है कार्यवाही में? बात समझ रहे हो? तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 88 के तहत दोनों सदनों में भाग लेता है। लेकिन इसके पास में कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं होता है। मान लो वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, बट वोट का अधिकार नहीं होता। भाई ये चीज़ याद रखना प्लीज़, दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, काम की चीज़ें दोनों, समझ रहे हो आप लोग? ओके,
क्वेश्चन नंबर 3, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चंबल पर हुआ है, माही नदी पर हुआ है, बेतवा पर हुआ है, या फिर किस पर? हिंडन पर हुआ है। तो गांधी सागर बांध किस पे निर्माण हुआ है? चंबल नदी पर, याद रखना। कुछ फैक्ट है चंबल नदी के, थोड़ा वो भी देख लो। अब थोड़ा सा इसका ओरिजिन देख लो। देखो पहले तो निकलती कहाँ से निकलती है? एमपी की जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव हिल्स से निकलती है भाई। ओरिजिन ऑफ पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। 3 स्टेट से होके बहती है, यूपी, एमपी और आपका राजस्थान, ठीक है। आप नंबर याद रखिएगा। उसके बाद में सबसे बड़ी इसकी जो नदी है, हाँ पहले तो याद रख लो कि यूपी के कौन से ज़िले में मिलती है? यूपी में इटावा ज़िले से मिलती है, याद रखेंगे। यूपी में कहाँ मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। इटावा में यमुना नदी में ही मिलती है, ठीक है। अच्छा, इस पर बांध कौन कौन से हैं? अब थोड़ा सा इसके बाद बांध देख लो। देखो गांधी सागर कहाँ पड़ा आपका? गांधी सागर बांध कहाँ पड़ा? ये तो पड़ गया एमपी में, ठीक है भाई, एमपी में। उसके बाद में जवाहर सागर, कोटा सागर डैम की बात कर रहा हूँ। जवाहर सागर डैम, कोटा सागर डैम, और एक और है कौन सा आपका? अरे यार, हाँ, राणा प्रताप सागर। कौन सा है? राणा प्रताप सागर, ठीक है। तो एक बांध गांधी सागर डैम कहाँ है? आपके एमपी में है। बाकी जवाहर सागर, कोटा सागर, राणा सागर, देखो राणा प्रताप सागर, ये हाँ मैच कर रहा है ना कि भाई हाँ राजस्थान का कोई राजा रहा होगा। तो 4 बांध हैं, जवाहर सागर, कोटा सागर, राणा सागर, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, तीनों के तीनों। और गांधी सागर कहाँ है आपका? एमपी में है। ओरिजिन ऑफ पॉइंट क्या है चंबल नदी का? एमपी की जानापाव हिल्स से। यूपी में कहाँ मिलती है? इटावा में, यमुना नदी से। और इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? बनास, ठीक है। कहाँ से है? बनास नदी इसकी, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? गांधी सागर बांध कहाँ से? चंबल से। और चंबल रिवायन आप सब जानते हो कि चंबल नदी उत्खटित भूमि के लिए जानी जाती है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन में पूछा गया कई बार। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उड़ीसा के कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? उड़ीसा का कालाहांडी, बताओ। एक और चीज, चंबल का पुराना नाम क्या है? चंबल का पुराना नाम क्या है? चरणवती। क्या है चंबल का पुराना नाम? चमरवती। ये पूछा जाता है यार, पुराना नाम क्या है? चमरवती, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ, भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट या यूरेनियम है, तांबा, किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, एक अब तो पूछ लिया है कि उड़ीसा की कालाहांडी मैन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पूछ लेगा कि भाई कौन से उसमें है, कौन से हिल्स में है? तो ये नियमागिरी हिल्स। कौन सी हिल्स है? नियमागिरी हिल्स। या ऐसे नहीं पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा कि नियमागिरी हिल्स कौन से स्टेट में बिलोंग करती हैं और किसके लिए जानी जाती हैं, फेमस है। तो नियमागिरी हिल्स कालाहांडी उड़ीसा में है। और किसके लिए है? ऑक्साइड। ऑक्साइड किसका अयस्क होता है? किसका अयस्क होता है? ऑक्साइड, सॉरी बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को, ओके। क्वेश्चन नंबर 5वां, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण में मेजबानी करी? 2025 का कहाँ? ये बिहार में हुआ था। दुग्ध उत्पादन में भारत का तीसरा नहीं है, प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, केंचुए की मदद से कौन सा खाद तैयार किया जाता है? मैन्योर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स इज कॉल्ड कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर या फार्म यार्ड मैन्योर। कौन सा है? वर्मी कंपोस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज के नाम उसके सही सम्मिलित नहीं है? देखो, OICE ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज इंडिया, NIC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ICE इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, BSE बेस स्टॉक नहीं, BSE नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया होगा भाई। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये मैथ वाला है। चलो देख लेते हैं इसको। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समचतुर्भुज की बात कर रहा है वो, ठीक है। समचतुर्भुज, तो इसका आंसर, सूत्र क्या होता है? 1/2 डायगोनल 1 गुणा डायगोनल 2,
ठीक है। तो 1/2 डायगोनल 1 कितना है 12 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 कितना है 16 सेंटीमीटर। अब देखो कितना 8 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर कितना होगा 96। निम्न किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर आकृति खुदवाई? विच मुगल एम्परर engraved his figure on his coin for the first time? कौन था ये? हाँ, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। कौन भाई साहब थे? ये भाई साहब थे जहांगीर साहब। ठीक है, कुछ और फैक्ट है वो भी देख लो। हाँ, मुगल साम्राज्य के बारे में 4 चीज़ें हैं, 4 से 5 चीज़ें हैं जो अकबर के बारे में हमें हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर में। सबसे पहले इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी कब? 1563 में। इन ऑर्डर पता होना चाहिए। 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म करा। ठीक है, 1564 में क्या करा इसने? 1564 में भाई जजिया कर की समाप्ति करी। जजिया कर मतलब हिंदुओं को कर देना पड़ता था अपनी तीर्थ यात्रा का। डेट याद रखनी है, 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में ऐसे समझ लो कि भाई पहले तो तीर्थ यात्रा कर सब लोगों पे माफ करा इसने, उसके बाद 1564 में जजिया कर को खत्म कर दिया। देन 1571 में क्या करा इसने? फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी। फतेहपुर सीकरी लिख लेना है साइड में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी। देन 1575 में इबादत खाना। ठीक है, इसकी इबादत खाना क्या था? जहाँ पे सब धर्मों के लोग आके क्या करते थे वहाँ पे? भाई सब लोग हाँ विचार विमर्श करते थे कि भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारी फिलॉसफी ये है, तुम्हारी फिलॉसफी ये है। उसके बाद में मजहर की घोषणा 1579 में मजहर की घोषणा। ठीक है, उसके बाद में एक और है आपका 1580 में दहसाला, ये कोई बात नहीं, लेकिन 1582 में क्या है? दीन ए इलाही धर्म की दीन ए इलाही। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, 1564 में किसकी? जजिया कर की समाप्ति कर दी, 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कर ली, 1575 में इबादत खाना, 1579 में मजहर की घोषणा और 1582 में दीन इलाही धर्म की। मतलब भाई सबका धर्म एक होगा, मतलब एक इसने खुद का धर्म चलाया था। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। और दहसाला सिस्टम टोडरमल तो आप जानते हैं, दहसाला सिस्टम टोडरमल इसी के समय था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है। मुगल पे बहुत बड़ा सेपरेट लेक्चर होगा यार, ऐसे थोड़ी ना है, ये तो एक रिवीजन के लिए है। अकबर के बारे में पता चल गया आपको और जहांगीर के बारे में पता चल गया कि भाई सबसे पहले सिक्कों पर अपनी ही आकृति किसने खुदवाई? तो जहांगीर ने खुदवाई थी। और अकबर के बारे में 5 से 6 काम ये याद रखिएगा। बाकी तो अकबर के बहुत काम है, शाहजहां ने भी बहुत काम किया है अपने आप में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पॉपुलेशन के बारे में पूछ लिया है, सब जानते हैं। 1971-81 में क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा आपकी 10 की वृद्धि हुई। 1991 में 23.8 एंड हाफ हुई थी। 2001 देखो हमारे करंट का पूछा है, 2001 का हमें पढ़ना पड़ता है, 2011 का पढ़ना पड़ता है। ये 2011 वाली जनगणना से उठा लिया है, तो कितना आंसर होगा इसका? सी होगा। 19.05 थोड़ी ना था, कितना था? 17, 17.5 के करीब था। कितना था? 17.5 के करीब था। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। उसके बाद 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब हुआ? ये देख लेना यार आप लोग, ये करंट वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, आकाशगंगा किसके कारण नीला दिखाई देता है? किसके कारण? द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? किसके कारण होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे देखो 7 हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये है प्रिज्म। ठीक है, और यहाँ के कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये है प्रकाश आपका, और मान लो कि यहाँ से प्रकाश ने अपना प्रकाश भेजा, तो इस प्रिज्म से जब गुजरता है प्रकाश का रंग, तो 7 रंगों में गुजरता है विव की ओर। ठीक है, ओके, तो क्या होता है? और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वॉयलेट रंग की। तब ये प्रकाश जब आकाश में फैलता है, तब सभी से टकरा के सभी पार्टिकल से टकरा के फैल जाता है। तब हमें किसका कैसा रंग दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। और कौन सा फिनोमेना होता है वो? स्कैटरिंग। मतलब स्कैटरिंग से मतलब समझ रहे हो? अरे यार छितरना भाई, प्रकाश पार्टिकल्स का चारों तरफ फैलना। तो क्या होगा आंसर इसका? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। ये तो बहुत इजी है, इसको गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा इसका आंसर? आंसर होगा 17, अनुच्छेद आर्टिकल कितना है? 17। ठीक है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कहाँ स्वीकृत किया गया था? ये भाई ये देखो, ये कॉन्सेप्ट वाले तो है नहीं, ये रटने पड़ते हैं कुछ क्वेश्चन, ये होते ही नहीं है। अभी कहाँ से पौंडीचेरी में था, 1974 में किया गया था। अब बताओ, तो कुछ क्वेश्चन तो पीसेस रखता है जिनकी पता नहीं होता है। ओके चलो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में, ये मैथ का है, देख लेना आप लोग। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य जनसंख्या संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? किसको? सूरीनाम को किया गया है। ठीक है, याद रखना। मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? कौन सी ऊर्जा निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, आयनकारी क्षेत्र विकिरण, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन, या फिर कौन सा? एक्सट्रीम फील्ड रेडिएशन। मोबाइल टावरों से यार कौन सी निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक थोड़ी ना निकलेगी यार, किससे है? इलेक्ट्रॉन भी तो, इलेक्ट्रॉनिक भी तो चाहिए ना। कौन सी निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है, चलो ये कर लेना यार, ये तो बहुत ईजी है, 2.5 का, और देख लेना कितना आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20वां। ठीक है, कर लेना इसको। देखो ये थोड़ा सा वो कराया तो थोड़ा ट्रिकी कर दिया है, यहाँ से आंसर तो 1/40 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, नील नदी निम्नलिखित में किस देश में प्रभावित नहीं होती है? नील नदी के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और मैंने बताया भी था कि कौन से किसको ये जोड़ती है। ओके, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? पहले तो रेड सी से जोड़ती है, इतना तो जान लो। रेड सी प्लस मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी। उसके बाद में नील नदी ना, किसका? मिस्र, जो इजिप्ट है उसका पहले वरदान मानते हैं इसको, मिस्र का वरदान कहते हैं इसको, मिस्र का वरदान है भाई ये, गिफ्ट टू नील नदी। देन फिर क्या है, कितने देशों से होकर गुजरती है भैया? ये 11 देशों से होकर गुजरती है। अब नाम तो एक बारी, अब थोड़ा सा इसको सरसरी नहीं लगा तो देख लेना। आंसर क्या होगा इसका? चैड होगा। चैड से होकर ये नहीं गुजरती है, बाकी 11 देशों से होकर ये गुजरती है। ओके, और इसके पास में डैम याद रख लो, डैम के नाम, नील नदी पर जो डैम बने हैं, एक है आसवान डैम। अब डैम के बारे में याद रखना पड़ेगा आपको, आसवान डैम। कौन सा डैम है? एक आसवान डैम है, और इसी डैम पर इसके बगल में नासिर लेक बनाई। कौन सी? नासिर। कौन सी लेक बनाई है? नासिर लेक। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा, आसवान डैम है इस पर, और नासिर लेक है। रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, इसको मिस्र का वरदान भी कहते हैं, और 11 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21, ये कुछ जनजातियां हैं भारत में जो घूमती हैं, खानाबदोश, उनके बारे में पूछा गया है। मैच करो, बताओ कौन सा है? चेंचू कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, लुसाई कहाँ मिलेगा आपको? मिजोरम में मिलेगा। ठीक है, बकरवाल कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेगा आपको हिमाचल में, सॉरी बकरवाल मिलेंगे आपको जम्मू में, और किन्नर मिलेंगे आपको हिमाचल में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात कर रहा है। कौन है? देखो, जब हम खुद बनाते हैं, मान लो अभी तो इसमें ये पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेगा कि भाई जो देखे हैं आपने धान के खेत देखे, जो धान की खेती होती है वहाँ पे भी तो आर्टिफिशियल क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, धान बोने के लिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को ही तो तैयार करते हैं। तो इस बार ही तो पूछ ले मछली का तालाब। आंसर क्या होगा? मछली का तालाब। ये वन घास का मैदान जीती, ये तो भाई नेचुरल है ना। नेक्स्ट टाइम क्या पूछ लेगा कि भाई धान का तालाब भी होता है ना, धान का तालाब, वो भी तो आर्टिफिशियल है। तो आंसर, उसमें आंसर क्या होगा? धान का तालाब होगा। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड, जो हम खुद बनाते हैं अपने आप से। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या निकलती है धान के तालाब से? CH4, मीथेन। ये भी पूछा जाता है, तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, धान के तालाब वाला, CH4। अब इस बार ये पूछ लिया कि भाई आर्टिफिशियल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ग्रंथ हैं, कुछ धर्मों के बारे में, और बताया है कि भाई इसमें ये है, ये है। ओके, तो देखो, आचार रंग सूत्र, पहले तो याद रखना, इस क्वेश्चन में ना 4 तो क्वेश्चन है ही हैं, और ये 4 जो ऑप्शन है ना, कई बार इसमें से घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन पूछते रहता है हर बार ये आयोग। तो आचार रंग सूत्र क्या है? देखो, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है?
इसमें कुछ आचार विचार के नियम होंगे, रहने सहने के ढंग होंगे इसमें। तो आचार रंग सूत्र कहाँ जाएगा? जैन भिक्षुओं का आचार नियम है। एक और याद रखना, आंसर में नेक्स्ट टाइम बौद्ध भिक्षुओं का वो दे देगा, नहीं, जैन भिक्षुओं का है आचार रंग सूत्र। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचार रंग सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि निकाय सूत्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज क्लैरिटी के साथ रहिएगा, ठीक है। आई रिपीट, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचार रंग सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। चलो, इसमें से आचार रंग सूत्र क्या है? जैन भिक्षुओं के आचार नियम, पहली बात तो, ओके। उसके बाद में भगवती सूत्र क्या है? भगवान महावीर के कृत्यों का क्या है? विवरण है। महावीर के कृत्यों का विवरण है। कहाँ है भगवती सूत्र? कहाँ है? महावीर के कृत्यों का विवरण है, ठीक है। अब कल्प सूत्र की बात देखो। कल्प नाम से आपको फील हो रहा है कि कल्प क्या है? इतिहास से संबंधित कुछ रखता होगा भाई, महाकल्प, कल्प, ठीक है। तो कल्प कहाँ जाएगा? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। कल्प कहाँ जाएगा? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। उसके बाद निकाय क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है। निकाय क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है, ठीक है भाई। समझ आया आपको? कल्प से क्या करना है कि भाई, हाँ, इतिहास के बारे में बात कर रहा है, जैन के बारे में। आचार रंग से क्या बात कर रहा है कि भाई आचार नियम होंगे। और भगवती सूत्र का, भगवती मतलब भाई भगवान के कृत्यों का कुछ तो वर्णन होगा। और निकाय क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 हाँ सितंबर को। आपको 5 से 6 हमेशा डे याद होनी चाहिए। कौन कौन से? एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये तो हमारी बेसिक है हमारे। एनवायरनमेंट डे, अरे यार क्या है, हाँ, एनवायरनमेंट डे, वाटर डे, जल दिवस, वाटर डे, अर्थ डे, एड्स, ठीक है। ये चीजें हमें कुछ, और ओजोन डे, ओजोन, ठीक है। ये 5 से 6 आपको तो हमेशा याद होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 25, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। अभी मैंने बताया था, देखो प्रिज्म वाला आपको 7 रंग होते हैं, विविग्योर होता है। तो निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा आपको। ये रहा आपका ट्राइंगल, ये रहा आपका प्रकाश, ये रहे आपके 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो देख लो, यहाँ पे रख लो। विविग्योर होता है, क्या होता है? विविग्योर, VIVGYOR, क्या होता है? विविग्योर। 7 रंग निकलते हैं। अरे यार, इंद्रधनुष वाला कॉन्सेप्ट वाला। अब देखो क्या है इसका, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, ठीक है। क्या है? वेवलेंथ जो होती है, हाँ, GTH। अब देखो, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, उसका जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब कैसे कह रहा हूं मैं, ये होगा ऊपर से। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर रेड कलर को इसलिए, तो रेड बत्ती जो इसलिए तो लगाई जाती है कि भाई उसकी क्या है? वेवलेंथ कम है। वो प्रकाश क्या करता है? उसकी वो वेवलेंथ कम है, उसका जो विचलन होता है, जो वो मुड़ना होता है उसका, वो क्या होता है भाई? वो कम होता है, इसलिए वो ज्यादा दूर से दिख जाती है। वो फैलता नहीं है, वो ज्यादा दूर से दिख जाती है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसका क्या होता है? उसका मुड़ना उतना ही कम होता है। तो देखो, जो वॉयलेट है आपका, जो वॉयलेट वाला रंग है, इसकी क्या है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा फैलता है। यही तो होता है, इसलिए इसको तो लगाया नहीं जाता, दिखेगी नहीं वो रेलवे स्टेशन पे। और आर क्या है? इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए इसको लगाया जाता है, क्योंकि इसका मुड़ना सबसे कम होता है। आप समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो अब देख लो, इसके हिसाब से ऐसे करके चलता है, ऐसे करके नीचे की तरफ से वेवलेंथ के हिसाब से। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? ये तो ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम होगी पहले नारंगी की, फिर होगी आपकी येलो की, देन होगी फिर ग्रीन की, देन होगी फिर ब्लू की। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। समझ पाए आप? क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? भाई
कैसे पता चलेगा कि धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है? कौन तय करेगा इसको संसद में? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। याद रखना हमेशा। देखो 2 प्रकार के बिल होते हैं। मैंने जो पॉलिटी वाली जीएस वाली सेक्शन में पढ़ाई थी आपको, मैंने बताया था कि एक होता है मनी बिल, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? 110 में। ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 117 में। दोनों के भी आपको याद करने पड़ेंगे। कौन सा मनी बिल होगा, कौन सा धन विधेयक, धन विधेयक, और ये क्या है? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। कौन सा मनी बिल होगा, कौन सा फाइनेंशियल बिल होगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। बात समझ रहे हो आप? याद रखना इस चीज को। ठीक है, आप मुझे बताओ आर्टिकल कौन सा? 110 क्या है? धन विधेयक। आर्टिकल 112 क्या है? जरा रिवीजन करवाओ। आर्टिकल 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, बजट के बारे में बात करता है। और बजट और ऑफिशियली संविधान में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में? वार्षिक, वार्षिक वित्तीय, वित्तीय विवरण, विवरण। ठीक है, एनुअल, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ठीक है, ये शब्द है ओरिजिनल संविधान में आर्टिकल 112 में, ना कि बजट शब्द मेंशन है। क्या मेंशन है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश की घटना का टिमटिमाना किसके कारण होता है? अरे जो तारे जो टिमटिमाते हैं ना आकाश में, वो कौन सी प्रकाश की घटना के कारण होते हैं? अब इसी से संबंधित था जो भी मैंने प्रिज्म को बताया था। ठीक है, तो आकाश में चीजें हो रही हैं, धरती में तो हो नहीं रही है, आकाश में ही तो हो रही है ना। तो आकाश में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन होगा। ओके, एक और बात मैं बता देता हूँ, एक और नया कॉन्सेप्ट। जो इंद्रधनुष दिखता है, अब वो भी आकाश में होता है, लेकिन वहाँ क्या होगा? वहाँ पे अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, और आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखना। किसमें? इंद्रधनुष में, जब रेनबो की घटना घटित होती है तो। और हीरे में भी ऐसा ही होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। ये कुछ नारे हैं जो दिए गए हैं। ये बहुत शोर हो रहा है यार, ये बार बार वीडियो जो पॉज करनी पड़ती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा शोर के चक्कर में करनी पड़ती है यार। चलो, क्या है इसका अब ऑर्डर में बताओ। गरीबी हटाओ कब आया? 1971 में। 5th 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी कौन थी? प्राइम मिनिस्टर थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। हरित क्रांति कब हुई? 1966 और 67 में। अब बता दो सबसे पहले कौन आएगा? तीसरा आएगा, और दूसरा आएगा, पहला आएगा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29। गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? पहले तो ये बताओ खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, कब हुआ, और उसके बाद में इसमें कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, या फिर लाला लाजपत राय? बताओ कौन है सर? तो कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। जस्ट सेकंड, नहीं भाई, हाँ सॉरी देखो, खेड़ा हुआ 1918 में। मैं बारदौली से इसको मैच कर गया। नेता कौन था? वास्तविक नेता कौन था? महात्मा गांधी हैं। लेकिन भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन आंसर क्या होगा भाई? नेता पूछ रहा है, महात्मा गांधी। 1928 में आते हैं तो बारदौली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 30। संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताओ? भारत का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। अच्छा, मुझे बताओ कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का संबंध है। कितने सदस्य और मेंबर होते हैं? 1 + 4 = 5। 5 लोग होते हैं इसमें। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है अपनी रिपोर्ट? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है? फिर संसद के पटल पर रखवाता है। ये अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को नहीं देता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, क्लियर है? तो 30 क्वेश्चन थे, इसमें से 25 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन को आप करंट अफेयर, 2 से 3 क्वेश्चन आप मैथ वाला सेक्शन निकाल के 22+ कुछ क्वेश्चन है जीएस के जो काम के हैं। मैं इसको टेलीग्राम पे पिन कर दूंगा, आप इसको रिवीजन कर लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।